हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम अगेन इन बायोवेदिक्स। और आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी आपके सिलेबस के रिगार्ड में। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है बच्चों सीड एंड फ्रूट। ये जो आपका चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका ये लास्ट टॉपिक है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं सीड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंजियोस्पर्म में। और सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के भीतर होता है, एम्ब्रियो सैक के भीतर। तो इसलिए जब फर्टिलाइजेशन कैरी आउट हो गया और जो सीड बना, तो वो अपने आप में फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहलाता है। और जो सीड्स हैं बच्चों, वो बनते हैं इनसाइड द फ्रूट, यानी फ्रूट के भीतर सीड पाए जाते हैं। ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब भी हम सीड को देखना चाहते हैं तो आपको फ्रूट को ओपन करना पड़ता है। तो ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, आप इनको कैरी कीजिएगा ध्यान से। अब सीड की बात करें तो बच्चों, टिपिकली जो सीड है वो कैरी करता है तीन चीज़ें। एक सीड कोट, या एक से ज़्यादा सीड कोट हो सकते हैं, सीड कोट्स, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियो। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ सीड्स दिखाने की कोशिश की और उनके पार्ट दिखाने की कोशिश की। कॉटिलिडन दिख रहा होगा आपको बच्चों, यहाँ माइक्रोपाइल एंड दिख रहा है। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। फिर कॉटिलिडन ऑफ एम्ब्रियो स्टोर द फूड सो दे आर थिक एंड सोलन, यानी जो कॉटिलिडन है वो हमेशा मोटा होता है, फूला हुआ होता है, क्योंकि उसमें एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर है। इसका एग्जांपल लिग्यूम है, बहुत अच्छा अगर आप कंसिडर करें तो। फिर मैच्योर सीड्स में बी एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस, यानी जो सीड्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं और दूसरे नॉन एल्ब्यूमिनस। तो अगर पहले नॉन एल्ब्यूमिनस की बात करें बच्चों, तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में एंडोस्पर्म जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका एग्जांपल पी है, ग्राउंड नट है, तो आप इसे याद कीजिएगा। फिर दूसरी टर्म है एल्ब्यूमिनस सीड, और इसमें बच्चों के एंडोस्पर्म डज नॉट कंज्यूम कम्प्लीटली, यानी पूरा कंज्यूम नहीं होता, कुछ बचा रह जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और इसका एग्जांपल है बच्चों वीट है, माइज है, बार्ली है, कैस्टर है, तो आप समझिएगा। तो कुछ रेयर कंडीशन में बच्चों न्यूसेलस भी रिमेन्स रह जाता है, न्यूसेलस भी बचा रह जाता है सीड में। तो इस तरह की कंडीशन का जो एग्जांपल है बच्चों वो है ब्लैक पेपर और बीट। और दैट रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस जो है, इसी को ही लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। टर्म याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की। फिर इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल फॉर्म टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो जो ओव्यूल का इंटेगुमेंट है वो उसका एक सीड कोट बनाता है, और जो अपने आप में टफ होता है, हार्ड होता है, और सीड की प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। फिर एक माइक्रोपाइल, अभी मैंने डायग्राम में भी दिखाया था आपको कि माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट थ्रू विच द ऑक्सीजन एंड वाटर एंटर ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। तो बच्चों, आपको पता चला कि जो माइक्रोपाइल है ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई के लिए सीड के भीतर ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। जैसे जैसे सीड जर्मिनेट होगा वैसे वैसे जो सप्लाई है ये माइक्रोपाइल एंड जो है, ये माइक्रोपाइल पोर जो है सॉरी, ये कैरी आउट कराएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। ड्यूरिंग सीड मैच्योरेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो बिकम स्लो। अब सीड मैच्योर होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है एम्ब्रियो की वो धीमी हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि वो इनएक्टिव हो जाएगा एम्ब्रियो। और ये जो इनएक्टिवेशन ऑफ एम्ब्रियो है इट इज़ कॉल्ड एज डोरमेंसी। बच्चों ध्यान रखिएगा, सवाल आता है नीट में। फिर एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू द सीड ओवेरी मैच्योर इनटू द फ्रूट। तो जैसे जैसे ओव्यूल मैच्योर होगा वैसे वैसे ओवेरी भी मैच्योर होगी, और ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो साइमल्टेनियस चलने वाले प्रोसेस हैं, एक साथ चलने वाले प्रोसेस हैं। फिर यहाँ लिखा भी है बच्चों कि द फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल एंड फ्रूट फ्रॉम ओवेरी, यानी बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस टुगेदर। और आप ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट या इनकरेक्ट में जो नीट के क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरह के लाइनों में से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी की। तो ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, आप ध्यान रखिएगा। फिर ओवेरी वॉल बिकम्स फ्रूट
वॉल विच इज़ कॉल्ड एज पेरिकार्प, यानी जो ओवरी वॉल है वो फ्रूट वॉल बन जाती है और इसको टेक्निकली हम पेरिकार्प कहते हैं। और ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, डायग्राम भी बना है एनसीईआरटी में, और आप ध्यान रखिएगा। फिर बच्चों फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स आर द राइपेंड ओवरी। अभी आपका दूसरा टॉपिक शुरू हुआ यहाँ फ्रूट का, तो फ्रूट अपने आप में राइपेंड ओवरी हैं। जब ओवरी पक जाती है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से जो फ्रूट बनते हैं दीज आर कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट। तो आपसे कोई पूछे व्हाट आर द फ्रूट, ट्रू फ्रूट, तो आप बताइएगा राइपेंड ओवरी। लेकिन द फ्रूट विच डेवलप अदर देन द ओवरी, यानी ओवरी के किसी और पार्ट से डेवलप होते हैं, जैसे कि थैलेमस से, आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, उन्हें फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और एप्पल, स्ट्रॉबेरी और केशव नट जो हैं, ये जो एग्जाम्पल हैं, ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है, यानी ये ओवरी से नहीं बने हैं, ये थैलेमस से बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, एप्पल बहुत फेमस है, बाकी इस तरह के सवाल मैचिंग में पूछे जाते हैं, आप देखिएगा। ऑलमोस्ट इन ऑल स्पीशीज फ्रूट फॉर्म बाय फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्रूट फॉर्मेशन है वो फर्टिलाइजेशन से ही होगा, लेकिन सम स्पीशीज फॉर्म फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में फ्रूट जो है फॉर्मेशन वो बिना फर्टिलाइजेशन के भी कैरी आउट होता है। तो इससे आपको पता चला बच्चों कि अगर फ्रूट फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है तो इस तरह के जो फ्रूट हैं बच्चों वो कहलाते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहलाते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के लिए एज वेल एज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स, स्कूल एग्ज़ाम्स। तो आप समझिएगा, बनाना है, ग्रेप्स हैं, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये तो मैंने आपकी एनसीईआरटी से लिए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें बच्चों इसमें जर्नल नहीं इंक्लूड की हैं वीडियो में, क्योंकि मैं रेस्ट्रिक्ट हो गया केवल एनसीईआरटी को लेकर के, क्योंकि एनसीईआरटी पूछी भी जाती है तो आपको इधर उधर से बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एग्जाम्पल पढ़ने की ज़रूरत है, खासकर इस सेक्शन में। तो फिर आगे बात करें बच्चों कि इन एंजियोस्पर्म सीड्स ऑफर सम एडवांटेज, यानी सीड का कोई फ़ायदा है क्या एंजियोस्पर्म में? हाँ, बहुत फ़ायदा है। सीड से बहुत सारे प्रोसेस कैरी आउट होते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस कैरी आउट होती हैं, और अगर सीड ना हो तो हम इस नेचर में बहुत सारी जो कॉन्टिन्यूटी हैं, बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें लॉस कर देंगे। तो हम 1 2 3 करके इन फ़ायदों को ज़रा गिनते हैं। पहला फ़ायदा है बच्चों के सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज विच हेल्प टू एस्टेब्लिश अ स्पीशीज़ इन अ न्यू रीजन, यानी अगर किसी सीड को नए रीजन में यानी नई जगह पर इस्टेब्लिश होना है तो जनरली सीड के पास बहुत सारी एडेप्टिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं, यानी वो अपने भीतर फूड स्टोर कर सकता है, अपना जो वाटर है उसको डिहाइड्रेट कर सकता है ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए। तो इस तरह से आप समझिएगा। दूसरा है कि सीड्स हैव सफिशिएंट रिजर्व फूड, उनके पास बहुत सारा फूड रिजर्व रहता है, विच नरिश द सीडलिंग बिफोर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होने से पहले वो सीडलिंग को नरिश करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। सीड कोट होता है सीड्स के पास जो प्रोटेक्ट करता है यंग एम्ब्रियो को कि यंग एम्ब्रियो को कोई डैमेज ना हो जाए, तो इसका भी फ़ायदा है सीड कोट का। फिर एज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है बच्चों, तो ये जो आने वाली ऑर्गेनिज्म है यानी नया प्लांट है उसमें वेरिएशन को इंट्रोड्यूस कराता है, तो ये आप समझिएगा। फिर फिफ्थ फ़ायदा क्या है कि सीड्स आर द बेस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी वी कांट इवन इमेजिन एग्रीकल्चर विदाउट सीड्स। तो बिना सीड के तो एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है, हम बेस्ड हैं इस पर। फिर मैंने पहले बताया था कि डिहाइड्रेशन इन मैच्योर सीड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सीड स्टोरेज, यानी जब हम सीड को स्टोर करके रखना चाहते हैं कई सालों तक, कई लंबे समय तक, तो उसमें जो डिहाइड्रेशन है ये एक रोल प्ले करता है। तो बच्चों सम सीड जो है लॉस वायबिलिटी इन सम मंथ्स बट मोस्ट ऑफ द सीड्स आर वायबल फॉर मैनी ईयर्स। तो कुछ सीड्स जो हैं अपनी वायबिलिटी जो है वो लॉस कर देते हैं बहुत जल्दी, कुछ समय में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे हैं बच्चों जो कई सालों तक अपनी वायबिलिटी लॉस नहीं करते, क्योंकि उनके पास प्रिजर्वेटिव जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं।
ऐसे ही कुछ सीड्स हैं शो देयर वायबिलिटी इवन मोर देन 100 ईयर्स, और इन सीड्स के एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये आपसे पूछा जाता है, और आप ध्यान रखिएगा कि कौन से सीड हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं बच्चों, और दोनों ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और नीट के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो एक सीड है बच्चों, और उस प्लांट का नाम है ल्यूपिनस आर्कटिकस। ये जो ल्यूपिनस आर्कटिकस है जर्मिनेट आफ्टर 10,000 ईयर एंड इट गिव द फ्लावर आल्सो, यानी ये कहीं से मिला, आर्कटिक रीजन का ये प्लांट है, इसीलिए इसका जो स्पीशीज़ नेम है वो आर्कटिकस हो गया, और जब ये मिला तो इसने जर्मिनेट भी किया। तो ये सीड वायबिलिटी का एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है। फिर रिसेंट एग्जाम्पल इज़ द 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड मिला है डेट पाम का, जिसका नाम है फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ये भी डिस्कवर हुआ है। तो आप याद रखिएगा इन एग्जाम्पल्स को। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।